Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the chapter Theory of Demand. जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मेरी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड विद ग्राफ एंड शेड्यूल. इनका मीनिंग, ग्राफ, शेड्यूल, बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी. इट मींस थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 4 के अंदर. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. ये जो एक्सटेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इनका रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ये भी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो में क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में से जनरली पूछे जाते हैं. तो देखिए, जैसे एक्सटेंशन डिमांड कॉन्सेप्ट लिया था, तो इसके साथ ना हमें क्या एक्सप्लेन भी करना होता है, रीजंस भी एक्सप्लेन करने होते हैं. इधर लिख देता हूं रीजंस, और आप कॉजेस भी कह सकते हो कि क्या रीजन है, किस चीज का रीजन, एक्सटेंशन इन डिमांड का रीजन क्या है, व्हाई एक्सटेंशन इन डिमांड टेक्स प्लेस, क्यों होता है ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इसका एक रीजन आपको पता है, एक्सटेंशन इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस बिकॉज अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि ये तो आपको पता है, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होते हैं वो. तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी की वजह से चेंज आता है. तो बात रही है एक्सटेंशन की, तो डिमांड एक्सटेंड कब होगी किसी कमोडिटी की, जब उसका प्राइस फॉल हो जाएगा. जब उसका प्राइस फॉल हो जाएगा, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है. तो इसका केवल एक्सटेंशन का एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है, वो रीजन है फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी. ओनली वन रीजन, राइट. नेक्स्ट, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का भी एक है, क्योंकि इसमें भी जो अदर फैक्टर्स है रिमेन्स कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट ही रहते हैं, तो एक ही रीजन है इसका, वो क्या है, राइज इन प्राइस. राइज इन प्राइस, क्योंकि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी जब प्राइस राइज हो जाता है. तो एक रीजन बना इसका भी, दैट इज राइज इन प्राइस की वजह से आपकी जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फॉल हो जाएगी. फिर आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड के भी कुछ रीजन होते हैं. कॉजेस बोल दो, या यू कैन से रीजंस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. इसी तरीके से डिक्रीज इन डिमांड के भी रीजंस. अब आपको पता है इसके पीछे इंक्रीज इन डिमांड क्या है, व्हाइल डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. ये इसकी डेफिनेशन थी कि जब किसी कमोडिटी की डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से राइज हो जाए, तो उसको हम क्या नेम देते हैं, उसको हम नेम देते हैं इंक्रीज इन डिमांड. इसमें प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, आपको पता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें डिमांड में जो चेंज आता है इंक्रीज और डिक्रीज में, किसकी वजह से आता है, वो अदर फैक्टर्स की वजह से. तो अदर फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं. एग्जैक्टली हमें पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स की हमने क्या की है, स्टडी की है. कौन से फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आता है. तो इसके रीजंस में आप हमें वेरियस पॉइंट्स एक्सप्लेन या वेरियस पॉइंट्स स्टेट करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है. तो क्या क्या रीजन हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड का, देखो कंफर्म नहीं है हम. फॉर एग्जांपल 10 रुपीज वाली कोई कमोडिटी थी, अब तक तो 100 यूनिट्स की डिमांड थी मार्केट में. अब देखा उसी 10 पे 200 यूनिट्स की डिमांड होने लगी, तो देखा यार इसकी तो डिमांड राइज हुई है, प्राइस वही है, पहले भी 10 था, आज भी 10 है कोल्ड ड्रिंक का प्राइस, बट डिमांड 100 यूनिट से 200 यूनिट हो गई. तो क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है. तो रीजन अब देखते हैं क्या रीजन हो सकता है इसका. इनकम हो सकता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज हो गई हो, क्योंकि इनकम से भी तो प्रभावित हो जाती है डिमांड. तो इंक्रीज इन डिमांड टेक प्लेस व्हेन इनकम of the consumer rises, income of the consumer rises. ठीक है, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम राइज होगी हो, ये रीजन हो सकता है, तभी तो डिमांड बढ़ती है. ओके, फिर
हो सकता है क्लाइमेट में चेंज आ गया हो, किसके फेवर में, इस कॉमोडिटी के फेवर में। इफ क्लाइमेट चेंजेस इन फेवर ऑफ द कॉमोडिटी, राइट। कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर क्लाइमेट उसके फेवर में चेंज हो जाता है तो कांस्टेंट प्राइस पे मोर यूनिट्स विल बी डिमांडेड, ज्यादा यूनिट्स की डिमांड की जाएगी, ठीक है। ये भी हो सकता है रीजन, तो ये आ जाएगा कि क्लाइमेट इसके फेवर में हो गया हो। थर्ड, और थर्ड क्या रीजन हो सकता है, थर्ड हो सकता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हर गुड की सब्स्टिट्यूट भी है, ये हो सकता है किसी की कॉम्प्लीमेंट्री भी हो, ठीक है। तो इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट प्राइजेस, हो सकता है इस गुड का जो, इस गुड का, ठीक है, जो भी है एक्स वाई जेड, इस कॉमोडिटी की कोई सब्स्टिट्यूट गुड थी, उसका प्राइस क्या हो गया हो, राइज हो गया हो। अब उसका प्राइस राइज हो जाएगा तो कंज्यूमर छोड़ के उसकी डिमांड को इधर ही आ जाएंगे, इसकी डिमांड करने लगे होंगे, क्या पता, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं रीजन को कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं इंक्रीज डिमांड के। तो ये रीजन हो सकता है। फोर्थ वाला, इफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी तो हो सकती है, इसकी बिल्कुल हो सकती है। इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री कोई गुड है उसका प्राइस फॉल हो गया हो, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, सपोज करो मार्कर है, ठीक है, या ये इंक है, तो अगर ये इंक है, ये इंक की डिमांड है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हो सकता है मार्कर के प्राइस फॉल हो गया, क्योंकि हमें पता है जब मार्कर के प्राइस फॉल होंगे तो पहले मार्कर की डिमांड बढ़ेगी, मार्कर की बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी भी बढ़ जाएगी नहीं प्राइस पे, ठीक है। ये रीजन हो सकता है। हो सकता है साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया हो, इफ साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक है। हो सकता है जनसंख्या बढ़ी हो, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई इस प्रोडक्ट की, ये भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ गया हो इस कॉमोडिटी के फेवर में, ठीक है। इफ टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस इन फेवर ऑफ दिस कॉमोडिटी, इन फेवर ऑफ द कॉमोडिटी, इस कॉमोडिटी के फेवर में कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया हो, तो आपको पता है जब कंज्यूमर का टेस्ट किसी कॉमोडिटी के टुवर्ड्स उसके फेवर में चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली ही विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर यूनिट्स ऑफ दैट कॉमोडिटी, उसकी वो ज्यादा यूनिट्स की डिमांड करने लगता है, ठीक है। तो ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, डिमांड में जिसको हम इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कब बोलते हैं, जब डिमांड में डिमांड राइज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या चेंज होते हैं जिसकी वजह से डिमांड आपकी इंक्रीज हो सकती है, तो वो ये रीजंस है। पहला, इनकम में बढ़ गया हो, हमें पता है इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है कंज्यूमर नॉर्मल कॉमोडिटी के लिए। क्लाइमेट इस कॉमोडिटी के फेवर में आ गया हो जिसकी डिमांड बढ़ी है। हो सकता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स था उस कॉमोडिटी का, उस सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया, छोड़ के वहां से इस कॉमोडिटी पा जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है, कोई हो सकता है इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसका प्राइस फॉल हो गया हो, ठीक है। हो सकता है पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया हो, जो टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है उसमें चेंज आ गया। हो सकता है कंज्यूमर की कुछ एक्सपेक्टेशंस हो, कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस है इस कॉमोडिटी से रिलेटेड वो कुछ इस तरीके से होगी, प्राइस बढ़ जाएगा। इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर ऑफ दिस कॉमोडिटी, उसे लग रहा है कि इस कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा नियर फ्यूचर में, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई हो।
तो ये क्या थे, ये हमारे कॉजेज है, रीजंस है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन विद इंक्रीज इन डिमांड। जब इंक्रीज इन डिमांड का क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करते हैं 6 मार्क्स में, तो ये हमें पॉइंट भी स्टेट करने होते हैं, लिखने होते हैं कि क्या क्या रीजन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे कॉजेज किसका, इंक्रीज इन डिमांड का। बात रही कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, मैं इधर ही लिख देता हूं हेडिंग, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड के क्या कॉज हो जाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट। ये जो हेडिंग्स ये हमने जो स्टेट किया है, जो लिखा है हेडिंग्स, जो रीजन दिए हैं, इनका जो जस्ट अपोजिट रीजन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड का रीजन। इनकम राइज हुई है, डिक्रीज कब होगी डिमांड, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम फॉल होगी हो। ठीक है, तो आ जाएगा इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, इफ क्लाइमेट चेंजेस अगेंस्ट द कमोडिटी। हो सकता है क्लाइमेट अगेंस्ट में चेंज हो गया कमोडिटी के, कमोडिटी के अगेंस्ट में कैसे, जैसे अगर एक कोल्ड ड्रिंक की डिमांड है, मतलब डिमांड फॉल हुई है कोल्ड ड्रिंक की, तो उसका अगेंस्ट क्या है, ठंड पड़ना। हो सकता है सर्दी ज्यादा पड़ने लगी हो, क्योंकि हमें पता है सर्दी ज्यादा पड़ने से कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ऑटोमेटिकली सर्दियों में कम हो जाती है, ये भी रीजन हो सकता है। इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स फॉल्स, हो सकता है इसका जो कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स थी उसका प्राइस फॉल हो गया हो। जब इसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस फॉल हो जाएगा तो पब्लिक इसको छोड़ के दूसरी गुड पे जाएगी, तो इसकी तो डिमांड कम हुई ना, डिक्रीज इन डिमांड का रीजन लिख रहे हैं, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेस, ठीक है, इसका मैं एक और तरीके से बताऊंगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसका नेक्स्ट वीडियो में। साइज ऑफ पॉपुलेशन कम हो गया हो सकता है कंज्यूमर का टेस्ट अगेंस्ट में आ गया हो, ये कमोडिटी अच्छी नहीं लग रही हो आजकल कंज्यूमर्स को, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है एट द सेम प्राइस, चाहे उसका प्राइस वही है। एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं लिखा, हो सकता है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस ये हो कि भाई आने वाले टाइम में इसका प्राइस फॉल होने वाला है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हो। ठीक है, कंज्यूमर ये उम्मीद रख रहा हो कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो आज वो कम डिमांड करेगा इस प्राइस पे जो भी चला हुआ है। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं किसके, डिक्रीज इन डिमांड के रीजन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो हेडिंग्स का, इफ यू डोंट हैव बुक एंड नोट्स। उसके बाद हमारा है इस चैप्टर में एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शंस क्या है आप देख सकते हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन, इससे पहले यू मस्ट हैव क्लियर अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। लॉ ऑफ डिमांड को आप अच्छी तरह से आप जानते हो। लॉ ऑफ डिमांड शोस नेगेटिव रिलेशन। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, किसी कमोडिटी के प्राइस में फॉल होने से डेफिनेटली उसकी डिमांड क्या होगी, एक्सटेंड होगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है ऐसा। दूसरी तरफ प्राइस के राइज होने से डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। बट मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि हर कमोडिटी के केस में ऐसा ही हो, और हम रियल लाइफ में देखते हैं बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जहां ऐसा नहीं होता है। हमने ये रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया हुआ है, और आप भी कहोगे बिल्कुल एग्जैक्टली। सॉल्ट है, मेडिसिन है, आपने देखा है इनके केस में। मेडिसिन की बात कर लो, कोई पेशेंट है वो कुछ मेडिसिन की डिमांड करता है, अगर उस मेडिसिन के प्राइस बढ़ जाए, राइज हो जाए, तो क्या वो मेडिसिन की डिमांड कम कर देगा? ऐसा तो नहीं देखा यार। मतलब कि मेडिसिन की डिमांड करने का मतलब है इस संसार की मोहमाया से छूटना, इन सेंस ऑब्वियसली यार यू मे डाई, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये तो हमने नहीं देखा, ऐसा तो कोई नहीं करता। क्या ऐसा होता है कि मेडिसिन के प्राइस कम होने से, एक डॉक्टर ने 2 टाइम बताई है आपको दवाई, मॉर्निंग और इवनिंग में, आप 4 टाइम्स आप उनको कंज्यूम करना, ऐसे भी नहीं होता। ऐसे भी नहीं देखा हम लाइफ में कि एक टैबलेट की जगह हम 3 टैबलेट ले लें, ऐसा भी नहीं देखा। तो इसका मतलब प्राइस के फॉल होने से डिमांड बढ़ती भी नहीं है।
ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ। आप तो ये कह रहे थे कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कमी होती है, वो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग होती है। और ये कोई कंपलसरी नहीं कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज एवरीवेयर, कि लॉ ऑफ डिमांड है जो हर कमोडिटी के ऊपर अप्लाई होता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आई हैव क्लियर्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, मैंने पहले ही ये बात क्लियर की थी। दूसरी तरफ सॉल्ट भी हमारा अनदर एग्जांपल है। आप लोग सभी खाते हो, नमक का कंजप्शन करते हैं घरों में। आपने कभी देखा है कभी नमक के प्राइस के ऊपर, जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइस के ऊपर तो न्यूज में आ जाती है कितना महंगा हो गया, ये हो गया, कभी आपने देखा सॉल्ट के प्राइस के बारे में? कोई ऑब्जर्व भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोगों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये ऐसी चीजें लिमिट की खाई जाती है। सॉल्ट की बात करें, लिमिट का कंज्यूम होता है, प्राइस बढ़ जाएगा तब भी कंज्यूमर वही डिमांड करेगा। बिना नमक के तो आप सब्जी खा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, चाहे कितना महंगा हो जाए। अगर प्राइस कम हो जाए तो ऐसे भी नहीं कर सकते कि एक चम्मच की जगह आप 2 चम्मच नमक डाल दोगे वेजिटेबल में, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब नमक भी ऐसी गुड है जिसके प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शंस। मतलब एक्सेप्शंस है क्या? एक्सेप्शंस का मतलब उन कंडीशन से है। एक्सेप्शंस का मतलब लोगों से भी हो सकता है, उन लोगों से है। एक्सेप्शन का मतलब मेनली यहाँ पे गुड्स से है, कॉमोडिटी से है। कौन सी कॉमोडिटी? जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। उन कॉमोडिटीज को, उन गुड्स को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी भी आपको एक्सेप्शन वर्ड का मतलब क्लियर नहीं हुआ है तो एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, एवरीवन हैज टू डाई आफ्टर 100 ईयर और मे बी समवन मे सर्वाइव मोर देन 100 ईयर्स। ये हम लोगों ने सुना है। मतलब कि भाई 100 या 110, 110 साल की जो एज बताई वो मैक्सिमम बताई बेटा अभी के टाइम में। ठीक है, नॉर्मली मतलब है, अगर कोई अच्छे से अच्छे जीता तो 110 साल मैक्सिमम। अगर सपोज करो कोई 120 ईयर्स सर्वाइव कर जाए, भाई हमने तो मैक्सिमम एज जो है वो सजेस्ट की है 110 मैक्सिमम, बट फिर भी कोई 120-30 साल सर्वाइव कर जाए तो वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं कि वो तो एक्सेप्शनल केस है, वो तो डिफरेंट है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब यही है कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड आपका अप्लाई नहीं होता है उन गुड्स को बोलते हैं हम एक्सेप्शंस। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। अब ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कहां नहीं होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। वी हैव टू आंसर ऑफ दिस, हमें इसका आंसर देना है। तो ये कुछ मैंने हेडिंग लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, गिफिन गुड्स, वेवलन गुड्स। एक तो अजीब सी गुड्स है यार, ये नेम तो फर्स्ट टाइम सुना है, गिफिन गुड, वेवलन गुड। अब तक ये तो सुना था कि अच्छी गुड और बुरी गुड, बट ये कहां से आ गया? बेसिकली पहले इजी वाले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, इसको लेटर डिस्कस करेंगे। और भी चीज है, फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, राइट। ये अभी मैंने गुड्स बताई थी, मेडिसिन फॉर अ पेशेंट। वैसे तो मेडिसिन को डिमांड नहीं करना चाहता, कौन करेगा? अगर आप पेशेंट हो, अगर आप यू आर सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस, तभी आप मेडिसिन की डिमांड करते हो। एक हेल्दी पर्सन को क्या जरूरत है? ठीक है, तो जो बीमार होता है उसके लिए मेडिसिन क्या है? नेसेसिटीज है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, कैंसर की जो मेडिसिन होती हैं, किसी को टीबी हो, टीबी की जो मेडिसिन होती है, फीवर हो, कुछ भी बीमारी हो, उसके लिए क्या वो नेसेसिटीज है। ही और शी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। वो दवाइयों के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसके लिए नेसेसिटीज है। तो अभी मैंने यहाँ पे नेसेसिटीज का एग्जांपल दिया था कि जो नेसेसिटीज गुड्स है, गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ, वहां हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल मेडिसिन। कह सकते हैं सॉल्ट भी एक तरीके से, ये भी नेसेसिटीज ही है।
क्योंकि नेसेसिटीज वो गुड है जिनके प्राइस कम होने से ज्यादा भी कंज्यूम नहीं कर सकते और बढ़ने से कम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया कि जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ गुड्स हैं, नेसेसिटीज गुड्स हैं, उनके ऊपर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? इनकी डिमांड एज यूजुअल रहती है। आप प्राइस बढ़ा दो, 10 से 20 कर दो, डिमांड जो है वो ही रहेगी, डिमांड में चेंज नहीं आएगी। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि अगर प्राइस में चेंज किया है आपने 10 से 20 तो डिमांड मस्ट बी चेंज होनी चाहिए, बट नहीं होगा क्योंकि नेसेसिटीज है। तो एक तो हमारा नेसेसिटीज गुड्स क्या है? एक्सेप्शंस है, वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, राइट। उसके बाद है फियर ऑफ शॉर्टेज। व्हाट? फियर ऑफ शॉर्टेज, इसको भी डिस्कस करते हैं। कई बार जो कंज्यूमर्स के माइंड में है ना फियर, कंज्यूमर के माइंड में शॉर्टेज की फियर होती है, वहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। एग्जैक्टली इसका मैं एग्जांपल इस टाइम पीरियड से देना चाहूंगा, 28 मई 2020। आप याद रखोगे ये कोरोना वायरस लॉकडाउन का टाइम पीरियड था, ओपन हो गया था, बट कोरोना वायरस जो कोविड-19 है उससे हमारे वर्ल्ड ने सफर किया था। तो इस टाइम पीरियड में हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई कंट्री में कि लॉकडाउन रहेगा, तो लोगों ने क्या है, जो भी गुड्स है, पल्सेस, दाल चावल चीनी खाने पीने वाली गुड्स है, इनके प्राइस बढ़ा दी ग्रोसरी वालों ने, प्राइस इंक्रीज कर दिए थे पल्सेस के। सपोज 100 पर केजी है, 120 पर केजी सोल्ड किया, बट इसके बावजूद भी डिमांड कम नहीं हुई, इवन डिमांड ज्यादा हुई। पल्सेस मींस दाल होती है हमारी, ठीक है, मतलब कि दाल की डिमांड ज्यादा हुई कम होने की वजह से। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ा है तो कम खरीदी जानी चाहिए थी, बट नहीं। क्यों? फियर ऑफ शॉर्टेज, क्योंकि लोगों के माइंड में ये फियर था कि इसकी तो शॉर्टेज आने वाली है, पहले ही आप स्टॉक कर लो। अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप अपना स्टॉक मेंटेन रखो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। हो गया लॉ ऑफ डिमांड फेल। ठीक है, तो कई बार जब किसी गुड्स की शॉर्टेज की संभावना होती है, शॉर्टेज की फियर होती है, तो उस केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। चाहे आप प्राइस कम कर दो या प्राइस बढ़ा दो, डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। जबकि प्राइस बढ़ने से तो लॉ ये कहता है कि डिमांड कम होनी चाहिए। हो गया जी हमारा तो लॉ ऑफ डिमांड फेल, राइट। तो ये चीज है, इस केस में नहीं होता। उसके बाद कंज्यूमर की इग्नोरेंस की बात कर लो। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। कुछ लोग अज्ञानी होते हैं, तो ऐसे जो कंज्यूमर इग्नोरेंट है उनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता। यानी जिन गुड्स की डिमांड वो लोग करते हैं, कौन से लोग? जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञानी है। अज्ञानी कैसे? ज्ञानी तो कोई नहीं, नोबडी इज ज्ञानी। देखो, इग्नोरेंस से मतलब ये, कुछ लोग ना किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्राइस से जज करते हैं। किससे जज करते हैं? प्राइस से। ठीक है, उनका मानना ये है कि अगर कोई गुड महंगी है, अगर कोई गुड महंगी है तो वो अच्छी है, उनका मानना ये होता है। ठीक है, और वो सोचते हैं कि जो गुड सस्ती है, जिसका प्राइस नहीं है, उसकी क्वालिटी बेकार है। तो जो कंज्यूमर क्वालिटी मतलब कि क्वालिटी को प्राइस से जज करते हैं, तो उन गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ऐसी गुड्स के केस में उन गुड्स की डिमांड तभी बढ़ती है जब उनके प्राइस ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ये बोलते हैं कि हम तो ब्रांड पहनते हैं। ब्रांड है क्या? क्या जो लोकल मार्केट में सामान बिकता है 500 रुपीज के शूज आ जाते हैं, क्या वो ब्रांड नहीं है क्या अपने आप में? एक तरफ तो रीबॉक या एडिडास की बात कर लो, दूसरी तरफ कोलंबस या और आते हैं रनिंग के लिए 500 के वो आ जाते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई भी एग्जांपल ऐसा। तो क्या वो ब्रांड नहीं है क्या? ब्रांड का मतलब क्या है? ब्रांड का मतलब ये भाई आपके माइंड में छाप होना लोगों की, मतलब एक ब्रांड नेम आपके माइंड में फिक्स कर दिया भाई, हाँ एडिडास भी बहुत अच्छा होगा। नहीं, इतना तो फर्क नहीं होता यार, 500 5000 का, ऐसी कौन सी क्वालिटी लगा रखी है। बट लोगों की इग्नोरेंस है। कपड़े की बात कर लो, रेमंड का है, एक हम नॉर्मल बाहर से पहन लेते हैं, बस माइंड में भी रेमंड का है,
इतना महंगा होता है वो अननेसेसरी महंगा। ठीक है, तो ऐसे गुड्स के केस में उल्टा होता है, उनके प्राइस बढ़ेंगे तो ही उनकी डिमांड बढ़ेगी, जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने से तो डिमांड कम होनी चाहिए, नहीं होती कंज्यूमर की इग्नोरेंस की वजह से। अगर आप प्राइस कम कर दो उन गुड्स का, हो सकता है उनकी डिमांड कम हो जाए, कंज्यूमर सोचेगा यार अब तो इसका भी प्राइस कम हो गया, अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है, हो सकता है वो डिमांड ना करे। बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे, ठीक है, जो प्राइस से क्वालिटी को जज करते हैं। तो इग्नोरेंस मे बी द फैक्टर ड्यू टू विच लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट अप्लाई, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाओ गिफिन गुड्स पे। ये गिफिन गुड्स क्या है? बेसिकली गिफिन गुड्स होती हैं घटिया गुड्स। आपको बता दूं गिफिन गुड्स कौन सी होती है? घटिया गुड्स होती है। अब ये कहोगे घटिया ये क्या है? एक्चुअल में गुड्स को हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड एंड गिफिन गुड्स। ठीक है जी, नॉर्मल गुड्स है जो नॉर्मल है, इंफीरियर थोड़ी क्वालिटी में घटिया होती है, और गिफिन गुड का ये मानना है गिफिन गुड और ज्यादा घटिया होती है। ठीक है, इंफीरियर अपने आप में, इंफीरियर गुड का मतलब है चीप गुड्स, और गिफिन का मतलब है बिल्कुल जो चीपेस्ट गुड। बेसिकली गिफिन गुड्स कहां से नेम आया? ये सर जे रॉबर्ट, ठीक है, सर जे रॉबर्ट गिफिन नेम के इकोनॉमिस्ट हुए थे। उन्होंने कोई थ्योरी, कोई चीज ऑब्जर्व की अपने ड्यूरिंग, मतलब कि अपने टाइम में, तो उन्होंने कुछ गुड्स को नेम दे दिया गिफिन गुड्स। ठीक है, ये गिफिन गुड्स है कौन सी? गिफिन गुड्स होती है, देखो हालांकि इसमें भी माइनर सा डिफरेंस है, वो डेफिनेटली जब आप इसको एक बार इस वीडियो को आप देख लोगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लोगे, तब मैं इनके बीच जो माइन्यूट डिफरेंस है वो भी डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट अभी आपकी नॉलेज के लिए बस बेसिक्स जो है वो जानना जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, गिफिन गुड्स का एग्जांपल जैसे बाजरा। हालांकि इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि कोई भी जो गुड है ना, वैसे प्योर इंग्लिश इसकी मलेट होती है, बट बाजरा भी हम लिख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि कोई भी गुड गिफिन या इंफीरियर नहीं होती, या ऐसे कह लो इंफीरियर नॉर्मल नहीं होती। बोलते हैं कि आपकी जो लेवल ऑफ इनकम है वो आपको कंपेल करता है। हो सकता है आपके लिए कोई गुड इंफीरियर मतलब नॉर्मल हो, और वही गुड दूसरी मतलब किसी बंदे के लिए गिफिन भी हो सकती है, इंफीरियर भी हो सकती है, और आपके लिए नॉर्मल है। ठीक है, जैसे इस जो गेहूं चावल हम खाते हैं इसमें भी क्वालिटी होती है। एक तो नॉर्मल गेहूं चावल जो मार्केट में आपको अगर गेहूं की बात करें 20 रुपये पर केजी मिल जाएगा, चावल 40 रुपये पर केजी मिल जाएगा, नॉर्मल है। बट क्या आप सोचते हो कि जो सेलिब्रिटीज हैं या वेरी रिच पर्सन है, क्या वो भी चावल कंज्यूम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। आप मार्केट में चावल का प्राइस देखना, आपको मिल जाएंगे 150 पर केजी, 200 पर केजी, 300 पर केजी, 400 पर केजी, हर तरीके के चावल। अब आपके लिए तो नॉर्मल है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, 30 रुपये पर केजी चावल और 20 रुपये पर केजी वीट। हो सकता है जो वेरी रिच पर्सन है उनके लिए क्या हो, इंफीरियर हो, उनके लिए घटिया हो, कि वो तो और ज्यादा वाले यूज करते, ज्यादा प्राइस वाले। ठीक है, तो बेसिकली इंफीरियर गुड होना, नॉर्मल गुड होना डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम। वैसे तो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी गिफिन गुड्स के ऊपर भी हमारा गिफिन गुड्स के ऊपर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। गिफिन गुड्स के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? ऐसे होता है, देखो अगर कोई कंज्यूमर है अपनी लो इनकम होने की वजह से मजबूरी में रोजाना बाजरा खा रहा हो इन प्लेस ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है। बाकी अगर इसके लिए देखो रिच के लिए बात करें तो नॉर्मल गुड है, क्योंकि वो तो अपने शौकिया तौर पे खाते हैं कि बाजरे की रोटी। बट बात करें पुअर की, जो अपने इनकम के अभाव में बाजरे को खा रहा, मजबूरी में गेहूं नहीं खा पा रहा, उसके लिए क्या है, गिफिन गुड्स है। उसके लिए क्या है, गिफिन गुड्स है। तो बाजरा है, ज्वार है, गिफिन गुड है। उसके बाद अगर मिल्क की बात करें, मिल्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं गिफिन गुड्स में। मिल्क की क्वालिटी आ रही है
एक तो फुल क्रीम बोलते हैं हम, फुल क्रीम मिल्क आता है, ठीक है, एक टोंड मिल्क आता है, थैलियों का जो लोग पीते हैं, और एक आता है डबल टोंड, डबल टोंड। तो ये तो नॉर्मल गुड़ एक तरीके से माने तो, ठीक है, ये इंफीरियर है और ये क्या है, गिफिन गुड़ है, मतलब सबसे घटिया डबल टोंड है। अब ये टोंड मिल्क होता क्या है, टोंड मिल्क होता है जिस मिल्क में से क्रीम निकाल ली जाती है, उसको बोलते हैं टोंड। जिसमें 2 बार क्रीम निकाल ली गई उसको बोलते हैं डबल टोंड। जब 2 बार क्रीम निकाल ली गई रह क्या गया उसमें, बस कहने कोई मिल्क है वो तो व्हाइट वाटर की तरह मान लो, सफेद पानी है बस, वो एग्जैक्टली ये होता है। अब कौन यूज करेगा डबल टोंड को, भाई सीधी सी बात है, जिसकी इनकम कम होगी, जिसकी इनकम ठीक ठाक होगी वो क्यों करेगा। कभी आप लोगों ने किया जिन लोगों की इनकम ठीक है, कभी नहीं किया, ठीक है, इनकम के अभाव में, लैक ऑफ इनकम की वजह से हो सकता है कंज्यूमर डबल टोंड की डिमांड करता हो। तो इन गुड्स के केस में क्या होता है, इन गुड्स गिफिन गुड्स के केस में उल्टा होता है कि अगर इनके प्राइस बढ़ जाए, अगर इनके प्राइस बढ़ जाए डबल टोंड की, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके प्राइस कम होने से तो इसकी डिमांड और कम हो जाती है। ये तो उल्टा हो गया, ठीक है, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड और बढ़ रही है इनकी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गिफिन गुड्स, वो गिफिन गुड्स के केस में अप्लाई नहीं होता है। डेफिनेटली आपके माइंड में भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो जाता है। आपने तो कभी ऑब्जर्व नहीं किया, नहीं आप लोगों ने देखा कि डबल टोंड के प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड और बढ़ जाए। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा इस रीजन को, क्योंकि इसके लिए आपका लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, और वो लेवल तब होगा जब आप पहले इस वीडियो को देखोगे, पहले आप ये जानोगे कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, राइट। ऐसे ही वेवलन गुड्स है, वेवलन भी इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उसने भी अपने नेम पे कुछ का नेम दे दिया। इनको हालांकि आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के नेम से भी जानते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। इन गुड्स के ऊपर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, यानी जो गुड्स प्रतिष्ठा के लिए, प्रेस्टीज के लिए कंज्यूमर खरीदता है, परचेज करता है, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। वेवलन गुड्स का एग्जाम्पल क्या है, वेवलन गुड्स का एग्जाम्पल है आपकी ज्वेलरी है, जेम्स है, कॉस्टली कारपेट्स है, डायमंड है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो होती हैं वेवलन गुड्स। और जो अननेसेसरी प्राइस वाली कार है, BMW, जैगुआर, मर्सिडीज, ये जो गुड्स है लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए इनको परचेज करते हैं, अपनी प्रेस्टीज के लिए परचेज करते हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि इन गुड्स की डिमांड इसीलिए बनी हुई है क्योंकि ये अननेसेसरली हाई है, ठीक है। अब आप देखो, पानी ज्यादा जरूरी है डायमंड, ऑब्वियस सी बात है, पानी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर भी पानी का तो मतलब इतना प्राइस है डायमंड का, फिर भी डायमंड की डिमांड, लोगों की इच्छा बहुत होती है, डिजायर। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने तो मूवियों में देखा, वैसे देखा ही नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। अब इस गोल्ड की बात कर लो, इस गोल्ड में मतलब क्या खूबी है, कोई खाने के काम आता है गोल्ड? नहीं। कोई गोल्ड कार की तरह है कि चलेगी ये, तो ऐसा भी नहीं है। फिर भाई वो तोले में आता है, और उसका अब तो आजकल तो प्राइस 40,000 रुपये पर ग्राम चल रहा है, पर तोले। बताओ जितनी महंगी चीज, और पब्लिक फिर भी उसकी डिमांड करती है, खींच की डिमांड हो रही है उसकी। तो जितना प्राइस बढ़ता है उतना ही ज्यादा खरीदा जाता है गोल्ड मार्केट में, डिमांड होती है उसकी उतनी, और कम हो जाती है डिमांड, कम हो जाती है। भाई क्या रीजन है, ये तो कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं। ये वेवलन गुड्स है, ये अननेसेसरी हाई प्राइस वाले गुड्स है, लोग इनको अपनी प्रेस्टीज की वजह से परचेज करते हैं, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज करो कोई BMW, मर्सिडीज का एग्जांपल लेता हूँ, महंगी वाली कार है, उसके कुछ कंज्यूमर होते हैं, हर कोई कंज्यूमर तो होगा नहीं। अगर उसका प्राइस अननेसेसरी हाई और बढ़ा दिया, फिर तो और भी सोचेंगे हाँ इसे हम खरीद लें, हमारे पास उनके पास नहीं है। और इसके अगर प्राइस कम कर दो तो इतना प्राइस तो कम होगा नहीं, 1 करोड़ का 5 लाख कम हो जाएगा, 10 लाख कम कर देगी फर्म। क्या 2 लाख कार परचेज करने वाला खरीद लेगा 95 लाख की कार को? बिल्कुल नहीं। बट
जो लोग जिनकी कैपेसिटी है वो लोग ऐसे 2-4 ऐसे कम कर देंगे डिमांड करना, वो सोचेंगे यार तो सस्ती होगी, अब तो सब ले लेंगे इसको, अब तो अपने मंगला जी भी ले लेंगे, सिंगला जी भी ले लेंगे। उनको तो अपने आप को अलग दिखना है ना, वो तो अलग दिखने के लिए डिमांड कर रहे थे, हो सकता है वो ना खरीदे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, यानी प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ेगी, जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस के बढ़ने से तो डिमांड कम होनी चाहिए। ठीक है, बट तभी तो इनको एक्सेप्शंस बोलते हैं, यहाँ उल्टा होता है। तो ये थी हमारी एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल गुड्स वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। एक और रह गया फैशन रिलेटेड गुड्स। जो फैशन से रिलेटेड गुड्स है वहां भी नहीं होता। आपको पता है फैशनेबल गुड्स का प्राइस ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा होगा उतनी ही उनकी डिमांड की जाती है फैशनेबल गुड्स की। अगर प्राइस कम कर दें वो मानेंगे नहीं, ये भी फैशन हो गया। और आपने देखा सेलिब्रिटीज में वो आजकल क्या है, वो पैंट का, आप पैंट को घर ही फाड़ लेना, मतलब फटी सी पैंट होती है, इसमें कपड़ा नहीं कुछ नहीं, बस डिमांड, क्यों, ट्रेंड है, फैशन है। तो ऐसी गुड्स के ऊपर भी, जो फैशनेबल गुड्स होती है उनके ऊपर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, और इनको बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं मैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, जितना आज कराया है। और आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल मेरे माइंड में है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा हो जाएगा। पहले आप एक बार इसको देखो कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, गिवन गुड्स के केस में ऐसा क्यों होता है, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। डेफिनेटली इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, एक्सप्लेन एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन बोल दो, एक्सपेंशन बोल दो, एक्सप्लेन एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, एक्सप्लेन इंक्रीज इन डिमांड 6 मार्क्स में आए तो उसकी डेफिनेशन, उसका जो यानी एक या तो शेड्यूल बना देंगे या फिर ग्राफ, और उसके कॉजेज भी हम एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरीके से अगर एक्सटेंशन का है तो एक्सटेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, और शेड्यूल और ग्राफ से लेके उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। रीजन उसका एक ही होता है, वो प्राइस होता है, तो वो तो डेफिनेशन में आ जाता है, प्राइस से चेंज रिलेटेड लिखते हैं। तो इसलिए हमने इसके कॉजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं फ्रॉम थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर, इसके लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इसी को देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से भी कराइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।